साल 185 ईसा पूर्व, जगह एक प्राचीन परेड ग्राउंड। कहते हैं कि जो चीज जहां से शुरू हुई है खत्म भी वहीं पर होती है। इस परेड ग्राउंड में भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। उस वक्त भारतवर्ष पर राज था एक बहुत बड़े साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य का। इस साम्राज्य के आखिरी सम्राट बृहद्रनाथ एक रथ पर सवार होकर अपनी सेना को अभिवादन कर रहे थे। ऐसे में वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। 185 ईसा पूर्व मौर्य साम्राज्य का आखिरी साल माना गया। इसके बाद जगह ली शुंग साम्राज्य ने, और ये सब हुआ इसी परेड ग्राउंड पर। कैसे जानेंगे आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में। इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। यह बात है 322 ईसा पूर्व की, जब नंद वंश के आखिरी शासक धनानंद को मारकर चंद्रगुप्त ने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी। ये प्राचीन भारत के सबसे पहले चक्रवर्ती सम्राट थे। वैसे देखा जाए तो मौर्य साम्राज्य को एक एक्सीडेंटल एम्पायर मानना कोई गलत बात नहीं होगी, जो कि चंद्रगुप्त के गुरु चाणक्य, जिन्हें हम कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं, द्वारा निर्माण में लाया गया। चाणक्य हमेशा से भारत के नॉर्थ ईस्ट से होने वाले ग्रीक आक्रमणकारियों से भारतवर्ष को बचाना चाहते थे। साल 326 ईसा पूर्व में हुए अलेक्जेंडर के हमले ने बाहरी आक्रमणकारियों के लिए भारत के दरवाजे खोल दिए थे। ऐसे में जरूरत थी एक कुशल रणनीति की, जो इन आक्रमणकारियों को बाहर के बाहर ही रोक कर रखे। इस रणनीति के साथ चाणक्य पहुंचे पाटलिपुत्र, जो आज का पटना है। उस समय पाटलिपुत्र नंद साम्राज्य की राजधानी हुआ करती। जब चाणक्य अपनी योजना लिए धनानंद के सामने पहुंचे, तब बजाय उनकी बात सुने धनानंद ने उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। एक मामूली सा सन्यासी मुझे राजनीति का पाठ पढ़ा रहा है। ये बात धनानंद को पसंद नहीं आई और उसने बड़ी बेइज्जती के साथ चाणक्य को दरबार से बाहर निकाल दिया। आगे चलकर चाणक्य का यह अपमान धनानंद को बहुत भारी पड़ा, जो कारण बना पूरे नंद वंश के विनाश का। चाणक्य ने अपने शिष्य चंद्रगुप्त की मदद से एक बड़ी सेना का गठन कराया और एक कूटनीति के तहत धनानंद को मारकर नंद साम्राज्य को उखाड़ फेंका। यहीं से शुरू होती है मौर्य साम्राज्य की कहानी। चंद्रगुप्त मौर्य ने राजगद्दी संभालते ही सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट से होने वाले ग्रीक इन्वेजन को रोका। उस समय अलेक्जेंडर तो नहीं, मगर उसके एक सेनापति सेल्यूकस नॉर्थ की तरफ से भारत पर आक्रमण करने की मंशा लिए आगे बढ़ रहा था। चंद्रगुप्त ने अपनी कुशल रणनीति से कई लड़ाइयों में उसे हराते हुए भारत पर एक मजबूत दावेदारी पेश की। यह वो नक्शा है जो उस वक्त मौर्य साम्राज्य की ताकत को दर्शाता है। चंद्रगुप्त के बाद इस साम्राज्य की कमान संभाली उनके बेटे सम्राट बिंदुसार ने। 297 ईसा पूर्व में गद्दी पर आए ये दूसरे सम्राट अपने पिता की तरह ही कर्तव्य दक्ष थे, मगर उनमें एक कमी थी। वे हमेशा से अपने बड़े बेटे सुशीम को बाकी बेटों के मुकाबले ज्यादा महत्व देते थे। यही वजह है कि उनकी मृत्यु के बाद उनके छोटे बेटे अशोक ने अपने बड़े भाई सुशीम के साथ साथ कई भाइयों को मौत के घाट उतारकर खुद को मौर्य साम्राज्य का अगला सम्राट घोषित कर दिया। यहीं से शुरू होती है मौर्य साम्राज्य की वो दास्तां जिसमें हमें एक अखंड भारत की झलक दिखाई देती है। साम दाम दंड भेद, इन्हीं रास्तों से अशोक ने मौर्य साम्राज्य को आसमानों की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। मगर क्या हो अगर कोई भी शासक अगले ही पल ये सोचने लगे कि ये सब कुछ मोह माया है। सच्चा सुख तो शांति और प्रेम की राह पर है। 261 ईसा पूर्व में हुए कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने भी कुछ ऐसा ही सोचा। इस युद्ध में हुई जीवित हानि इतनी ज्यादा थी कि उससे सम्राट का हृदय परिवर्तन हो गया और उन्होंने अपने आगे का जीवन शांति की राह में बिताने की ठान ली। अशोक ने गौतम बुद्ध को अपना गुरु मानते हुए उनकी राह पर खुद को झोंक दिया।
अब कोई साम्राज्य विस्तार नहीं होने वाला था, ना कोई खून खराबा, ना किसी युद्ध की बातें। इसी परिवर्तन ने सम्राट अशोक को विगत अशोक से धम्माशोक बना दिया था, ऐसा उस समय कहा जाता। खैर, सम्राट अशोक के जाने के बाद मौर्य साम्राज्य की गद्दी आने वाले सालों में 6 सम्राटों ने संभाली, जिनके नाम थे दशरथ, संप्रति, शलिशुका, देववर्मन, शताधवन और बृहद्रनाथ। ये नाम सुनने में जितने बड़े लगते हैं, इनके काम उतने ही छोटे थे। सम्राट अशोक के बाद आने वाले बहुत से शासक कर्तव्य शून्य थे। साथ ही साथ अशोक की नॉन वायलेंस पॉलिसीज के चलते साम्राज्य विस्तार होना तो दूर, उल्टा जो हाथ में था वो भी छूटता जा रहा था। इन सभी सम्राटों को बहुत कम वक्त मिला अपने थ्रोन को स्टैब्लिश करने में। यही वजह है कि धीरे धीरे मौर्य साम्राज्य अपने पतन की ओर अग्रसर होता गया। अब बारी थी एक आखिरी घाव की, जिससे यह साम्राज्य पूरी तरह से खत्म हो जाए। पुष्यमित्र शुंगा, ये वो शख्स था जिसने इस काम को पूरा करने का बीड़ा उठाया। उस समय पुष्यमित्र मौर्य साम्राज्य में एक सेनापति हुआ करता, जहां साम्राज्य की बागडोर संभाली थी सम्राट बृहद्रनाथ ने। एक रोज सम्राट परेड ग्राउंड में अपनी सेना को अभिवादन करते हुए रथ पर सवार आगे बढ़ रहे थे। जब अभिवादन पूरा हुआ तब वे रथ से नीचे उतरे और सेना के बीचों बीच जा खड़े हुए। अब समय था ब्रीफिंग का, जो किसी भी राजा या सम्राट द्वारा अपनी सेना को दी जाती है। मगर सम्राट कुछ बोलते इससे पहले उन पर किसी ने तलवार से जोरदार वार किया। यह वार इतना घातक था कि उसी में ही सम्राट की जान चली गई। पुष्यमित्र शुंगा, जी हां, ये वही कमांडर थे जिन्होंने मौर्य साम्राज्य के आखिरी सम्राट बृहद्रनाथ को अपनी सेना के सामने मारकर यह कहा कि अब बस, अब से राज मौर्य साम्राज्य का नहीं बल्कि शुंगा वंश का होगा। यही से सालों से चले आ रहे इस महान साम्राज्य मौर्य साम्राज्य का पतन होता है और शुरू होती है कहानी शुंग साम्राज्य की। कहते हैं कि जो चीज जहां से शुरू होती है, खत्म भी वहीं पर होती है। बृहद्रनाथ जैसे अनकैपेबल एम्परर को हटाना भी उसी घटना की पुनरावृत्ति थी जो सालों पहले नंद वंश के आखिरी शासक धनानंद के साथ हुआ था। तो यह थी कहानी मौर्य साम्राज्य के पतन की। आपने इसके बारे में क्या पढ़ा है, कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी किसी इंटरेस्टिंग और हिस्टोरिकल टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।